साइकोलॉजिस्ट की बातों ने मुझे कहीं अंदर तक झकझोर दिया था। डॉक्टर मैडम कह रही थी कि अमर की मानसिक बीमारी अब इतनी बढ़ चुकी है कि इसका इलाज घर पर नहीं हो सकता। वो बार बार कह रही थी कि ये इलाज आसान नहीं है और अमर की हालत को देखते हुए उसे किसी संस्थान में भर्ती करना ही एकमात्र रास्ता है। मैं सुन रही थी, पर जैसे मेरी आत्मा कहीं थम सी गई थी। अमर की मानसिक बीमारी का इलाज उसकी सोच में बदलाव लाना है। ये पहले आप लोगों के करने से ही हो सकता था, लेकिन अब अमर की ये मानसिकता इतनी बढ़ चुकी है कि इसका इलाज घर पर नामुमकिन है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अमर को किसी पागलखाने में रखा जाएगा। वो अभी बच्चा है, उसका इलाज अलग तरीके से किया जाएगा। डॉक्टर मैडम की बात सुनकर मेरे दिल को थोड़ी ठंडक पहुंची। कम से कम मेरा बेटा किसी पागल खाने में तो नहीं रहेगा। नहीं तो मेरा दिल तो धक धक ही करता रहता कि वो पागल खाने में इतने बड़े बड़े पागलों के बीच मेरा नन्हा सा बच्चा ना जाने कैसे जिएगा। मेरे सामने वही बच्चा था जो कभी मेरी उंगली पकड़कर चलता था, जिसकी मासूम बातें मेरे दिन को रोशन कर देती थी। अब वही बच्चा, उसी का नाम अमर, एक ऐसे मामले में फंस चुका था जिसे समाज कभी माफ नहीं करेगा। दुनिया की नजरों में वो सीरियल किलर था, पर मेरे लिए वो हमेशा मेरा नन्हा सा बच्चा ही था। हर माँ की तरह मुझे भी हमेशा चिंता होती थी कि अमर को कोई तकलीफ ना हो, उसे कुछ ना हो। मगर आज उसकी जान भी मेरी पकड़ से दूर हो चुकी थी। मैडम, आप मेरे बच्चे को बचा लेंगी ना? हम इसका इलाज अच्छी से अच्छी जगह करवाएंगे। आप बस बताइए हमें क्या करना है। इसे इन पुलिस वालों के भरोसे मत छोड़िए मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखिए, ये सब मेरे हाथ में नहीं है। देखिए, मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को इसकी मेंटल स्टेट के बारे में बताना। इससे गुनाह हुआ है, अनजाने में ही सही। इससे पहले कि मैं डॉक्टर मैडम से कुछ और मिन्नत कर पाती, अचानक ही कमरे का दरवाजा खुला और उस खबर ने अंदर कदम रखा, जिसके डर से मेरी रातों की नींद खो चुकी थी। चलिए, बच्चे को मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है। आज से उसकी पेशी शुरू होगी। पेशी? जिस उम्र में मेरे बच्चे को स्कूल जाना चाहिए था, उस उम्र में मेरा बच्चा पेशी के लिए जा रहा है। जहां सारे बच्चे हंसी खुशी से खेल रहे होंगे, वहीं मेरा अमर कचहरी में कटघरे में खड़ा होगा। जहां और बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, वहां मेरे बच्चे के हाथों में शायद हथकड़ियां होंगी। जहां सारे बच्चे पेंसिल लेकर कॉपियों में क ख ग लिख रहे होंगे, जज अपनी कलम से मेरे बच्चे की तकदीर लिखेगा। किताबें पढ़ने की जगह मेरा बेटा अपनी केस की सुनवाई पढ़ेगा। ये दर्द कम नहीं था मेरे दिल को झकझोर देने के लिए, और इस धक्के से मैं उठते उठते ही गिर गई। पारुल, उठो! मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। जब तक बलराम ने मुझे संभाला, तब तक मेरा मन जैसे टूट चुका था। मेरी बेचैनी मेरी हर हरकत से झलक रही थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, पर दिल और दिमाग के बीच ये जंग अब मेरी हार पर ही खत्म होने वाली थी। केस की चार्जशीट दर्ज कर ली गई है। इस केस की सुनवाई सोमवार से शुरू की जाएगी। अमरजीत सदा जुवेनाइल सेल में ही रहेगा। उनके ये शब्द सुनकर जैसे मेरी आत्मा ही निकल गई। मैं रोते हुए मजिस्ट्रेट से गिड़गिड़ाने लगी। साहब, मेरे बेटे को घर ले जाने दीजिए साहब। मैं उस पर ध्यान रखूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी। वो चैन से सो भी नहीं पा रहा होगा, उसे नींद नहीं आती अकेले। साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ, उसे ले जाने दो मुझे। मैं अपने बच्चे को अपने साथ ले जाने के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा था। हथकड़ी लगा मेरा बेटा आज कटघरे में खड़ा होने को आया था, और मैं मजबूर थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। मैंने जैसे ही अमर की तरफ देखा, मेरे होश उड़ गए। अमर अब भी सिर्फ हंस रहा था, जैसे ये सब कोई खेल हो। उसे ना जाने क्या हो गया था, मानो उसे अब कुछ महसूस ही नहीं होता। ये कोर्ट कचहरी, ये वकील, ये मजिस्ट्रेट, उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई बेचैनी नहीं थी। मैं हैरान रह गई। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ उसके लिए एक खेल है, मानो उसने अपनी हकीकत को कबूल कर लिया है। वो हमेशा से जानता था कि उसके साथ यही होगा, यही उसकी किस्मत है, और अब से यही उसकी जिंदगी। उसके चेहरे पे कोई शिकन, कोई तकलीफ नजर ही नहीं आ रही थी।
मुझे ये सोचकर सुकून तो था कि मेरा बेटा किसी पागल खाने में नहीं भेजा जाएगा, जहां बिन सोचे समझे उसे और भी भयानक सजाएं झेलनी पड़ती। परंतु जुवेनाइल सेंटर का भी नाम सुनते ही मेरा कलेजा कांप गया। क्या वो किसी जेल से कम होगा? वहां जाने के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा? ये सब सोचते ही मेरी आंखों में आंसू उमड़ आए। परंतु अब मेरे आंसू भी जैसे उसके दर्द को कम नहीं कर सकते थे। आज से बच्चा जुवेनाइल सेल में ही रहेगा और तुम लोग का आना जाना भी अब बंद। जब मीटिंग आवर्स होंगे तब मिलने को आना। कांस्टेबल की इस बात ने हम दोनों के दिलों पे छुरियां सी चला दी। अब हम मोहलत लेकर अपने बच्चे से मिल पाएंगे। क्या गुनाह था हमारा जो हमें ये सजा मिली? कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने जो एक औलाद का मरा हुआ मुंह देखा और दूसरी औलाद को कटघरे में खड़ा देख रही हूं। मेरे मन में सवाल उठ रहे थे। आखिर मेरा गुनाह क्या था? कौन सा पाप किया था मैंने कि मुझे ये सजा मिल रही थी? क्यों मुझे मेरे बेटे से अलग किया जा रहा था? क्या यही मेरी तकदीर थी? मैं इन सवालों के जवाब चाहती थी, पर कोई मुझे जवाब देने वाला नहीं था। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मुझे डर था कि कहीं उस जुवेनाइल सेंटर में मेरे बेटे के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। अगर वहां किसी से झगड़ पड़ा तो क्या होगा? अगर किसी ने वहां उसे चोट पहुंचा दी तो मैं कैसे बचा पाऊंगी उसे? क्या वो वहां अकेला सो पाएगा? क्या वो वहां सुरक्षित रहेगा? इन सवालों ने मुझे भीतर से तोड़ दिया था। मैं कांपते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने बेटे के पास जाऊं, उसे अपने आंचल में छुपा लूं, उसे हर उस तकलीफ से बचा लूं जो उसे वहां झेलनी पड़ेगी। पर अब मुझे उसका चेहरा देखने के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। उसके मासूम हाथों को छूने के लिए एक मीटिंग का समय चाहिए होगा। ये लो, ये तुम्हारे बच्चे के केस की फाइल है, इसे संभाल कर रखना। और हाँ, ये पेपर साइन करो। इसमें लिखा है कि तुम्हारी जानकारी में हम तुम्हारे बच्चे को उसके अपराध के लिए लेकर गए हैं। इसमें मिलने का समय भी लिखा है, ध्यान से पढ़ लो। जी साहब। कांस्टेबल से इस बात के बाद हमने अपने बच्चे को पुलिस के हवाले छोड़ दिया। उस रात मैं सो नहीं पाई। हर तरफ बस अमर का मासूम चेहरा मुझे दिखाई दे रहा था। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी छोटी छोटी शरारतें मेरे कानों में गूंज रही थी। वो अब एक अपराधी के तौर पर जाना जा रहा था, पर मेरे लिए वो अब भी वही छोटा बच्चा था जो मुझसे कहता था, माँ, मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ अमर, मैं भी तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी मेरे राज दुलारे। किसी भी माँ के लिए सबसे बड़ा दर्द ये होता है कि उसका बच्चा अपराधी बने, लेकिन मेरे लिए इससे भी बड़ा दर्द ये था कि वो अपराधी था और मैं कुछ भी नहीं जानती थी। उस वक्त मुझे लगा कि शायद मैं एक बुरी माँ हूँ, क्योंकि मैंने उसे सही तरीके से नहीं समझा। क्या मैंने कभी उसकी भावनाओं को सही से समझा? क्या मैंने उसकी समस्याओं को नजरअंदाज किया था? क्या वो मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैं उसे सही से समझ नहीं पाई। अगली सुबह कुछ अजीब थी। उठने की कोई वजह नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी हम उठे। पिछले 3 दिन से हर रोज हम उठकर सीधे अपने बच्चे के पास जाते थे। घंटों उसके गुनाहों का कच्चा चिट्ठा सुनते थे और फिर डॉक्टर मैडम को उसके बचपन की बातें बताते थे। लेकिन आज बहुत खाली लग रहा था, जैसे अब कुछ है ही नहीं करने को। कोर्ट की तारीख अगले हफ्ते थी। मैं इस सोच में डूबी हुई थी कि तभी बलराम ने टीवी चला दिया। टीवी पर डॉक्टर मैडम जैसी ही एक औरत मेरे बेटे के गुनाहों पर अपनी राय दे रही थी। मेरे 20 साल के करियर में मैंने अमरजीत सदा जैसा कोई केस नहीं देखा। हर किलर की खून करने की वजह बहुत सॉलिड होती है। सिर्फ सेडिज्म के कारण कोई 8 साल का बच्चा किसी का खून कर दे, ये मेरी समझ से बाहर है। मुझे लगता है कि इस मामले में और जांच की जरूरत है। अमर के साइकोलॉजिकल रिकॉर्ड में ऐसी कोई वजह नहीं दिखती जिससे वो कातिल बन जाए। कोई प्रीवियस ट्रॉमा, कोई हैरेसमेंट, कुछ भी नहीं। शायद इस केस को खत्म करने की जल्दी में पुलिस एक बच्चे के खेल को हवा दे रही है बस। टीवी पर ये सारी बातें सुनकर लगता है काश ये सच होती, काश ये कोई खेल होता। लेकिन अमर ने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। मेरा बेटा राक्षस ही सही, लेकिन झूठ नहीं बोलता। कहता है दादी की कहानी में कोई राजा झूठ नहीं बोलता। कहानियों का राजा बनने की चाह में अमर एक राक्षस बन बैठा और मैं कुछ ना कर सकी।
कैसी माँ हूं मैं जो अपने बेटे को कभी समझ ही नहीं सकी। और अब तो मेरे पास वो वक्त ही नहीं होगा कि मैं उसे समझ सकूं।